अब हमने सब कुछ जान लिया। अब हमारा अगला जो काम स्टार्ट होता है वो है कि हमको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। तो स्टॉक मार्केट में सही तरीके से पैसे लगाने के दो ही तरीके हैं। एक होता है ट्रेडिंग के थ्रू और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि हमें एंटर होने से पहले ही पता है कि हमें कितना नुकसान झेल के निकलना है या फिर कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। ये दोनों की दोनों कंडीशंस हमने पहले ही सेट कर रखी हैं। वो हो सकता है हमने चार्ट के बेसिस के ऊपर स्ट्रेटेजी तय कर रखी है, या फिर हो सकता है कि हमने किसी न्यूज़ के बेसिस के ऊपर तय कर रखी है, या फिर कंपनी की किसी रिजल्ट की वजह से तय कर रखी है। वो कोई भी बेसिस के ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है जिसमें हमने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय कर रखे हैं। ये हो गई ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर। सेकेंड होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कि हम किसी कंपनी की वैल्यू फाइंड की कि कंपनी का मार्केट में भाव जो चल रहा है वो 50,000 के आसपास चल रहा है, और जो एक्चुअल भाव निकल के आ रहा है कंपनी का असलियत में वो 1 लाख के भी ऊपर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमको एक वैल्यू नजर आई कि मान के चलिए कि कोई पाइप है, उसका असलियत में भाव है 300 रुपये और हमको वो 150 रुपये में मिल रहा है। तो हम खरीदेंगे ना, जबकि ताकि 300 में कहीं पर जब कल को भाव बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, तो हम उसको 300 में बेचेंगे। लाइकवाइज सेकेंड जो तरीका होता है इन्वेस्टिंग का वो होता है परफॉर्मेंस, कि किसी कंपनी की हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है कि ये कल को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। लाइकवाइज जैसे रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है जिसकी वजह से कंपनी की मार्केट में वैल्यू बढ़ने वाली है। इस टाइप से परफॉर्मेंस। और कोई कंपनी जैसे कि वो आने वाले वक्त के अंदर कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस बेटर से बेटर देने वाली है, तो एक उस बेसिस के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग हम दो बेसिस के ऊपर करते हैं, तो परफॉर्मेंस, दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो अगर आप ना स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ना ही आप वैल्यू या परफॉर्मेंस बेस्ड बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप बस स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं और कोई भी बेचते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर खरीद रहे हैं, किसी भी लेवल के ऊपर बेच रहे हैं, तो ये हो गया। अगर आप इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं या फिर गंवा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है आपकी किस्मत के ऊपर। और जो भी चीज़ किस्मत पर डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? जुआ। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, वो 60 to 70% लोग यहाँ पर जुए की तरह ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। वो जुआ क्यों करते हैं? हो सकता है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कर रहे हो, या फिर उनका इंटेंशन ही जुआ करने का हो। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए हमें रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो रिस्क को कम करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, कि किसी एक स्टॉक में पैसा ना लगा के, जो हमारे पास में जितना भी अमाउंट हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसको अलग अलग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें। या तो स्टॉक्स के अंदर अलग अलग इन्वेस्ट कर दें, या फिर हम आधा पैसा इंडेक्स फंड में लगा दिया, या फिर आधा जो बचा हुआ है वो अलग से 10 कंपनियों के अंदर लगा दिया, या फिर उसको आधा पैसा है उसको एफडी के अंदर डाल दिया। स्टॉक मार्केट में हम एफडीज, जो कि लिक्विड फंड्स होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी जो आधा पैसा है उसमें से आधा हमने इंडेक्स फंड में लगा दिया, और बाकी जो 25% पैसा बचा है वो हमने अलग 5 कंपनियों में लगा दिया। तो हमको एक स्टॉक में पैसा या फिर एक चीज़ में पैसा ना रख के बहुत सारी चीज़ों में पैसा रखना है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना सेफ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में इतना डाइवर्सिफाई कर दिया कि बाद में रिटर्न ही नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स कि जो हमने कंपनी सेलेक्ट की हैं पूरा रिसर्च करने के बाद के अंदर, बाद में उन कंपनियों में से हमें ऐसी 10 कंपनियां, 5 कंपनियां सेलेक्ट करनी है और उन 5-10 कंपनियों में लगाना है, ताकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ना हो और एक ही स्टॉक के अंदर हमारा सारा पैसा ना लगा हुआ हो, तो रिटर्न भी अच्छा देखने को मिले और रिस्क भी कम हो। सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। अगला जो तरीका है वो है रिस्क टॉलरेंस पता करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मान लीजिए कि आपका जो आपने आज अपने आप को एनालाइज करके ये पता कर लिया कि मेरा 1 लाख रुपए टॉलरेट कर सकता हूँ मैं रिस्क को, तो आपके पास में टोटल जो कैपिटल है वो मान लीजिए 20 लाख रुपए है, तो 1 लाख आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो आपने सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन तो किया ही किया, उसके साथ में सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो टोटल कैपिटल है उसका सिर्फ 20% ही आपने जो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में उनमें इन्वेस्टमेंट किया। तो अब आपका जो चांसेस ऑफ लूजिंग 1 लाख रुपीज़ है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पैसा इन्वेस्टेड है वो सेफ में है, और जो बाकी सिर्फ 20% ही हाई वोलेटाइल स्टॉक्स के अंदर है, और जो बाकी जो पैसा है मान लीजिए 50% सेफ में है और 30% पीछे बचा, वो 30% या तो गोल्ड के अंदर है या फिर जो कि बहुत ही कम वोलेटाइल स्टॉक्स हैं जैसे गवर्नमेंट स्टॉक्स हो गए, इनमें इन्वेस्टेड है। तो आपका जो लूजिंग चांस है स्टॉक मार्केट में लॉस करने के वो बहुत ही कम हो जाते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे रिटर्न होने की जो रिटर्न मिलने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, बट लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपका हाई रिस्क लेने का टॉलरेंस कैपेसिटी है, तो फिर आप हाई वोलेटाइल स्टॉक्स के अंदर या स्मॉल कैप स्टॉक्स या माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर प्रॉफिट भी मिलेगा तो धमाल मिलेगा और नुकसान भी होगा तो धमाल हो सकता है। बट स्टॉक मार्केट में अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो फिर हम स्टॉक मार्केट में हैं ही क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि हम यहाँ पर हम ज़्यादा रिस्क लेके ही तो ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए तो आए हैं।
तो अगर यहाँ पर आगे हम लोग सोचेंगे कि रिस्क बिल्कुल ना में रहे, तो फिर एफडी, आरडी वो जगह ज़्यादा बेटर है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। जो नेक्स्ट है वो है स्टॉप लॉस के थ्रू रिस्क को कम करना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, आपने 10 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा दिया, अब आपने 50,000 रुपये पर स्टॉक पैसा आया, तो अब आपने एक फिक्स कर लिया पहले कि 5,000 रुपये का जैसे रिस्क किसी स्टॉक में या नेगेटिव दिखाई देगा, मैं उसको उड़ा देगा, और जो पॉजिटिव है उनको मैं चलने दूंगा जब तक मेरा टारगेट तय नहीं होता है। यहाँ पर आपने अपने लॉस को पर स्टॉक पे एक लिमिट कर दिया। तो आपने ओवरऑल जितना आपका 5 लाख कैपिटल है, तो आपने 50,000 रुपये टोटल स्टॉक्स का कैपिटल फिक्स कर दिया कि इससे 10% के लॉस से नीचे मैं नहीं जाने दूंगा। तो अब यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ रिस्क होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं कैपिटल लॉस के, क्योंकि जो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको काटने के लिए बहुत कम स्टॉक नीचे आएंगे, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च करके ऊपर जाने वाले स्टॉक्स ही खरीदे हैं। ऊपर से जो ऊपर जाने वाले जो स्टॉक्स हैं उनका जो लिमिट है वो कहीं कितना भी ऊपर जा सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है वो 10 गुना हो गया, कोई स्टॉक है वो डबल हो गया, कोई 3 गुना हो गया, और जो स्टॉप लॉस काटने के लिए आए वो 2 स्टॉक आए, तो उनमें आपको 10% का नुकसान हो गया। मान लीजिए टोटल मिला के 10,000 का नुकसान हो गया, बट जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। लाइकवाइज अगला जो तरीका है रिस्क को कम करने का वो है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, कि आपने जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके अंदर आपने कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी को अंदर से बाहर से आपने हर तरीके से समझ लिया कि ये कंपनी के अंदर वैल्यू है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है, ये इस सेक्टर की है, इसका डिमांड बढ़ने वाला है। इस टाइप से आपने उस कंपनी की चारों तरफ की चीज़ें जान ली और अच्छी वैल्यू मिलने के बाद में इन्वेस्टमेंट किया। अब उसके जो चांसेज ऑफ लूजिंग है, अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपने ऐसी 10-15 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब चांसेज ऑफ लूजिंग है आपके उस टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो के, क्योंकि आपने 10-15 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना लिया। अब वो पोर्टफोलियो के नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, राइट, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया है, उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जो कि अंडर वैल्यूड या हाई परफॉर्मेंस कंपनीज हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिव में दिखाता भी है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स देखने के हमको चांसेस देखने को मिलते हैं। अगला जो तरीका है वो है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम ये चीज़ें एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर सेलर्स हैं और कहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं। तो स्टॉक ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि जहाँ पर बायर्स उसको खरीदते हैं, और नीचे क्यों जाता है, जहाँ पर उसको सेलर्स ज़्यादा बेचते हैं, इसी बेसिस पे जाता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में यही पता कर लें कि हाँ इस लेवल के ऊपर बायर्स ज़्यादा हैं और इस लेवल पे सेलर्स ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हम बाय करें, और जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हम सेल करें। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम पता कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको फॉलो करके हम टेक्निकल पॉइंट्स पता कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के। अगला जो रिस्क को मैनेज करने का तरीका है उसको बोलते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये क्या हो गया कि मैं 500 रुपये का रिस्क लूँगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और मेरे को वहाँ पर रिवॉर्ड जो चाहिए 5,000 का चाहिए। तो ये जो चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल टेक्निकल दोनों की स्टडी करने के बाद में ही हम इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर घुस सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल्स से हमको ये पता चल गया कि कंपनी कैसी है, टेक्निकल से हमको ये पता चल गया कि हाँ कहाँ पर बायर्स और सेलर्स खड़े हुए हैं। तो जहाँ बायर्स खड़े हैं कंपनी अच्छी है, बायर्स भी खड़े हैं, ऐसे पॉइंट पर हमने ले लिया, और हमने ये भी पता कर लिया कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके स्टॉक और नीचे जाएगा तो मैं वहाँ पर सेल कर दूंगा, और अगर तो हमने वहाँ पर रिस्क अपना बना लिया। अब हमने ये भी निकाल लिया कि अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर भागना चालू करेगा तो ये इस लेवल तक जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये का स्टॉक है वो 200 रुपये में जाएगा, और अगर 100 रुपये पे आके वो 80 रुपये में जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पर रिस्क कितना है 20 पॉइंट का, क्योंकि 100 से 80 से जाएगा 20 पॉइंट, और रिवॉर्ड कितना है 200 पर जाएगा तो निकालूंगा, बेचूंगा उसको। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहा 1:5, 1 रुपये का रिस्क 5 रुपये का प्रॉफिट होने के चांसेस। तो ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस के ऊपर भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हमको रिस्क कम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो रिस्क को कम करने के तरीके हैं वो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग की पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स में पैसा लगा दो। इंडेक्स क्या होता है, एक बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बना के एक पर्टिकुलर शेयर बना दिया जाता है। तो वो शेयर, वो जो सारी कंपनियों से मिलकर जो शेयर बना हुआ है, वो सारी कंपनियां एवरेज ऊपर जा रही हैं तो वो जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा। अगर वो पूरा कंपनियों का ग्रुप नीचे जाएगा ओवरऑल तो वो इंडेक्स नीचे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शेयर में पैसा लगाने के बजाय हमने एक शेयर में पैसा लगा के बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा दिया। तो यहाँ पर क्या रिस्क बहुत कम हो जाता है और चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो ज़्यादा ग्रोथ जो देखने को मिल सकती है वो नहीं देखने को मिलती, क्योंकि 10 कंपनियाँ ऊपर भाग रही हैं तो 5 नीचे भी तो जा रही हैं। तो ऑन एन एवरेज जो रिटर्न रहता है वो इतना देखने को नहीं मिलता जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिलता है। बट ये काइंड ऑफ सेफ है इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग के मुकाबले। इस चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि ये इंडेक्सेस जो बनते हैं ये बनते कैसे हैं। जैसे हम अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 आज इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। अब निफ्टी 50 में जो भी कंपनियां इंक्लूड की जाती हैं उनको इंक्लूड करने के लिए एनएसई ने एक कमेटी बना रखी है, वो डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी
निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड की जाएगी और उसका क्या रेशियो रहेगा निफ्टी 50 के एक्शन के अंदर। आज के दिन अगर हाईएस्ट वैल्यूएशन की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रिलायंस का शेयर है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो रिलायंस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है। अगर रिलायंस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 के ऊपर ज़्यादा असर करता है, इनफैक्ट और जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 के अंदर उनके बजाय। अब जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज हैं, हो सकता है कि आज जिस कंपनी को हमने निफ्टी 50 में इंक्लूड कर रखा है वो कल को गिर जाए, उसका वैल्यू गिर जाए, तो इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी होगी उसकी वैल्यू उठ रही होगी। तो अगर कोई निफ्टी 50 में ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू बहुत नीचे चली गई है और जो बाहर कोई कंपनी ऐसी जिसकी वैल्यू बहुत ऊपर आ गई है, तो जिसकी नीचे वैल्यू गई है उसको तो हम निफ्टी 50 से हटा देंगे और जिसकी वैल्यू ऊपर आई है उसको हम निफ्टी 50 में इंक्लूड कर देंगे। तो ओवरऑल जो इंडिया की टॉप जो वैल्यू होल्डिंग कंपनीज हैं, इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं कंपनीज के शेयर्स निफ्टी 50 में हम इंक्लूडेड रखेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर कोई आईटी की कंपनी है जो कि आज निफ्टी 50 में है और कल को उसका वैल्यू घट जाता है, तो इधर कोई दूसरा सेक्टर है, जैसे मान लीजिए फार्मा सेक्टर है, उसकी कंपनी का वैल्यू बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम इसको आईटी को आउट कर देंगे, फार्मा को इन कर देंगे। तो कल को अगर कोई सेक्टर है वो पर्टिकुलरली बहुत नीचे जा रहा है तो वो अपने साथ में निफ्टी 50 को भी लेके जाए। इससे बेटर है कि जो सेक्टर ऊपर जा रहा है उसको इंक्लूड कर दो ताकि निफ्टी 50 का स्तर ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। अब जो स्टॉक्स होते हैं उनको ऐसे ही इंक्लूड नहीं कर दिया जाता, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको वो स्टॉक को फुलफिल करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका ज़्यादा होना चाहिए दूसरी कंपनियों के मुकाबले। सेकंड, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग है, मतलब जो स्टॉक का खरीद बेच है, लोगों के बीच में इंटरेस्ट है खरीदने और बेचने का उस स्टॉक का, वो काफ़ी हाई है। तीसरा, कि वो एक कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, वो एक कंसिस्टेंट है और एक हिसाब से चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा उतार और चढ़ाव वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये मेन 3 कंडीशन, इनके अलावा और भी सब कंडीशंस हैं, बट ये 3 कंडीशंस मेन है। अगर इनको फुलफिल कोई स्टॉक करता है तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है और अगर नहीं करता है तो फिर उसको, चाहे उसका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी टाइप से दूसरे टाइप के इंडेक्सेस बने होते हैं, जैसे अलग अलग सेक्टर्स के। आईटी सेक्टर का अलग बना हुआ है, उसमें आईटी सेक्टर की जो मेन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इंक्लूड करके एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो अगर आपको लगता है आईटी बढ़ने वाला है तो आप उस इंडेक्स में पैसा लगा दो। इसी टाइप से मेटल सेक्टर है, वहाँ पर भी बड़ी टॉप कंपनीज जो मेटल सेक्टर की उनको इंक्लूड करके एक इंडेक्स बना दिया जाता है, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाने में आसानी रहती है। तो आपको एक इंडिविजुअली हर कंपनी को देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरे सेक्टर पे ही पैसा लगा सकते हैं। ये भी तरीका बहुत अच्छा है। इसी टाइप से हमने सेंसेक्स का नाम सुना है, तो सेंसेक्स में टॉप इंडिया की 30 कंपनियां हैं, 30, उनको इंक्लूड करके बनाया जाता है। निफ्टी 50 50 कंपनियों से बनता है और सेंसेक्स 30 कंपनियों से मिलकर बनता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं ताकि आप सीखते सीखते थोड़ा सा पैसा लगा के और सीखते जाएं, तो आप इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं आराम से, बिना कुछ टेंशन फ्री, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम पैसा लगाने से पहले ही अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में पैसा लगा सकते हैं और स्टॉक मार्केट को एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच कर सकते हैं।